एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज हम जानेंगे काम के बारे में और उसमें लगने वाली एनर्जीज के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पे आ रहे हैं, जो भी इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोई भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप चैप्टर के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर्स चेक कर सकते हैं। 6th 7th 8th क्लास की साइंस कंप्लीट हो चुकी है, सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं। और 6th 7th क्लास की सोशल साइंस चल रही है, तो आप वो चैप्टर पर जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखेंगे इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा मोशन के बारे में। ठीक है, कितने तरीके के मोशन हमने पढ़े, ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट, उनके सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, नेचुरल फिनोमेना हमने देखा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट भी होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं वर्क। तो ये भी हमारा क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। तो वर्क क्या होता है, एनर्जी और पावर से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ पावर लगेगी, तभी तो आप काम कर पाएंगे। इन दिस चैप्टर हम इसी कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैसे सारे लिविंग बींग्स हैं, उनको खाने की जरूरत होती है। बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उन्हें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। और कुछ बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जो उनकी बॉडी में होते हैं, उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे एग्जांपल हम अपने पुराने वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, ये सारी चीजें। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम फूड। तो इन सब कामों के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। ठीक है, वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज। हमें और भी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग। ठीक है, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन जो एनिमल्स होते हैं वो भी भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनको भी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, अपने एनिमीज़ के पीछे भागते हैं ना। ऑल्सो वी इंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने कामों में यूज़ करते हैं, जैसे वेट को कैरी करने के लिए, लोड कैरी करने के लिए ना, और बुलक्कार के रूप में हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो इन सभी कामों के लिए एनिमल्स को भी क्या, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। थिंक ऑफ मशीन। एक मशीन के बारे में सोचिए कि कोई भी मशीन है, उन मशीनों की आप पहले लिस्ट बनाइए। तो व्हाट डू दे नीड फॉर वर्किंग। उनको काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी फ्यूल की, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, डीजल की। तो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस। हम जो डे टू डे लाइफ में वर्क का यूज करते हैं, जो वर्क एक टर्म है, उसका जो यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, साइंस में वर्क का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, इस पॉइंट को क्लियर रखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। चलिए देखते हैं। कमाली एक लड़की है, वो अपने एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रही है, बहुत सारा वो पढ़ रही है, हार्ड वर्क कर रही है, बहुत सारी बुक वो पढ़ रही है, डायग्राम्स बना रही है, थॉट ऑर्गेनाइज कर रही है, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही है, क्लासेस अटेंड कर रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रही है, डिस्कशन कर रही है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रही है। वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, उसमें उसके बॉडी की एनर्जी बहुत सारी लग रही है, लेकिन उसने इतना हार्ड वर्क किया। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि उसने कुछ भी काम नहीं किया। अब आप सोचेंगे उसने काम तो इतना सारा किया, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम उसको काम क्यों नहीं कह रहे। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत बड़ा रॉक है, पत्थर है, आप उसको धक्का मारे, आप धक्का मारे, बहुत तेज उसमें धक्का मारे, लेकिन ना वो हिला नहीं बिल्कुल भी। आपकी एनर्जी तो उसमें यूज हुई, आप थक गए, तो आपकी एनर्जी उसमें यूज हुई इतनी सारी, लेकिन वो पत्थर हिला नहीं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, उसका मोशन कुछ नहीं हुआ, उसके डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी चेंज नहीं आया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि कुछ वर्क हुआ ही नहीं। अगर आप बहुत देर तक कहीं पर बहुत सारा हैवी लोड लेके खड़े हुए अपने सर के ऊपर, और आप खड़े खड़े थक गए हैं, तो क्या ये वर्क होगा। यहाँ पे आपकी एनर्जी, यहाँ पे भी लूज हुई है बहुत सारी एनर्जी, इतना लोड आप कैरी करके खड़े हुए हो। तो यहाँ पर भी साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे वर्क इज नॉट डन, कि आपने कोई भी काम नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं। यू क्लाइंब अप स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस। आप सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं ना, सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, और सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, लास्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, छत पे देखने के लिए लैंडस्केप बन रहा है, आसपास का सीनरी है ना, आसपास का माहौल देखने के लिए आप जा रहे हैं, किसी पेड़ पर आप चढ़ रहे हैं। तो साइंटिफिक डेफिनेशन में वर्क क्या बोलते हैं कि जब कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है जिसमें आपका फोर्स लग रहा है
एंड आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, आपने अपने हाथ पैरों का यूज किया है, तो साइंस के लैंग्वेज में उसको वर्क बोलेंगे। आप अगर एक जगह बैठ के पढ़ेंगे, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो साइंस की लैंग्वेज में उसे वर्क बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। हमारी डे टू लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो लेबर वर्क हो, हम उसको काम ही बोलते हैं। जैसे आप एक जगह बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो ना, आपके लिए तो वो काम है, लेकिन साइंस में वो कोई काम नहीं है। एक्टिविटी जैसे कि आप खेल रहे हो, है ना, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, कोई भी ट्यून बजा रहे हो, मूवी देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, ये फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ वर्क में नहीं आएंगी, ठीक है। वी कॉन्स्टिट्यूट वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन, वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। हमने क्या देखा कि हम साइंस में वर्क को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज अभी पैरा में डिस्कस करी हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन फिर यहाँ से अराइज होते हैं, व्हाट इज द वर्क बीन डन ऑन, कि आपने जो काम किया वो क्या काम किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, जैसे कि आपने क्या किया था, एक रॉक को, बहुत बड़े रॉक को धक्का मारा था, उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन था या फिर उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज आया नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही था, कोई भी काम नहीं हुआ। हु इज डूइंग द वर्क, काम कौन कर रहा था, आप करे थे, ठीक है। साइंटिफिक कॉन्सेप्शंस ऑफ वर्क, मतलब साइंस में कैसे कॉन्सेप्शंस होते हैं वर्क के रिगार्डिंग, वो हम पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस लेट अस कंसिडर सम सिचुएशन। तो साइंस में हम वर्क किसको कहेंगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते हैं। पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, आप कोई भी पत्थर नीचे पड़ा हो, अपने पैर से धक्का मारो, उसको पुश करो, तो आप क्या देखेंगे, वो पेबल जो है, वो पत्थर जो है, वो कुछ डिस्टेंस तक दूर चला जाएगा। तो आपने क्या करा, उस पत्थर को आगे पहुंचाने के लिए आपने उसमें फोर्स लगाया पैरों से, है ना, और पेबल का क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया। पेबल में क्या चेंज है, डिस्प्लेस्ड हो गया, इस जगह से वो इस जगह पहुंच गया, ठीक है जी। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, इस सिचुएशन में क्या हुआ, काम हुआ। काम कैसे हुआ, इसमें आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के मोशन में भी चेंज आया है ना, उसमें मोशन भी हुआ है, उसने अपनी जगह भी बदली है, तो इसको कहेंगे काम, इसको कहेंगे वर्क साइंस की लैंग्वेज में। जैसे एक लड़की है, उसने ट्रॉली पुश कर रही है, वो ना, ट्रॉली पुश करने से क्या हुआ, उसके डिस्टेंस में चेंज आया, लड़की ने क्या फोर्स भी लगाया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको भी वर्क बोलेंगे। अब कोई बहुत सारी बुक हैं, आप उनको हाइट पर उठाइए तो क्या होगा, यहाँ पे काम होगा जी, यहाँ पे काम होगा, क्यों, आपने फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया, जिससे आपने बुक ऊपर उठाई, तो इस जगह से इस जगह तक आपने बुक ऊपर उठाई, ठीक है। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की जगह में चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी वर्क डन होगा। क्लोज अ लुक अबव सिचुएशन, ये जितनी भी सिचुएशन हमने ऊपर देखी है, देखेंगे इनमें ऐसा क्या जरूरत होता है जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में वर्क बोलेंगे। तो दो सिचुएशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए, क्या, कि आपने उस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होना चाहिए। सेकंड, कि आपने जो फोर्स लगाया है, उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसकी पोजीशन में, उसको एक जगह से दूसरी जगह कुछ ना कुछ उसमें चेंज आना चाहिए। तो ये दोनों सिचुएशन फॉलो होंगी, तभी आपका वर्क डन होगा इन साइंस। साइंस की डेफिनेशन में यही है। इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन फॉलो नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्क डन हुआ नहीं है। अब बुलक इज पुलिंग अ कार्ट, एक जो एनिमल है वो क्या कर रहे हैं, गाड़ी को खींच रहे हैं। द कार्ट मूव्स, अब क्या, वो बैलगाड़ी मूव हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, उस एनिमल ने फोर्स लगाया जिसकी वजह से कार्ट में मूवमेंट हुई। तो अभी बताइए कि यहाँ पे वर्क डन होगा या नहीं होगा। थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ, कुछ अपने डेली लाइफ से कुछ सिचुएशन सोचने की कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि किन किन सिचुएशन में वर्क डन हो रहा है, किन किन में नहीं हो रहा। लिस्ट बना लीजिए अपने पूरे दिन में आप जो भी काम करते हैं, और फिर ये देखिए कि साइंस के लैंग्वेज में कौन कौन से वर्क को आप बोलेंगे कि इसमें आप वर्क कर रहे थे और इसमें आप वर्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है, थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेड इन स्पाइट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऑल्सो थिंक द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट गेट। तो यहाँ पे उन सारी सिचुएशन के बारे में भी आपको सोचना है, किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, किस सिचुएशन में नहीं हुआ है, उनकी सबकी लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है और उसके रिगार्डिंग में वर्क डन हो रहा है, ठीक है। वर्क डन मतलब काम जो हो रहा है। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस, साइंस में वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स जो लगा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन में हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं। लेट अस कंसिडर, फोर्स को F मानिए, लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस S मान लिए,
और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। W क्या मानेंगे, वर्क डन मानेंगे। वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको वर्क की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे बोला गया है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स, जो आपने फोर्स लगाया है उस पर, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कि आपके फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट में जितने वो दूर तक वो गया है, ये होगा हमारा वर्क डन। क्या होगा, ये हमारा वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, या वर्क डन इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ किसका, जो फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसका। ठीक है, अब ये हो गया W हमारा वर्क डन। फोर्स क्या है, F है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं हम, S लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, दस वर्क डन बाय अ फोर्स acting on an object is equal to magnitude of force multiplied by the distance moved in the direction of the force। तो work has only magnitude and no direction। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो work done होगा, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपने फोर्स लगाया है, वो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ तक ये जो ट्रैवल करके गया है, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर वर्क डन उतना होगा, वही वर्क डन होगा जितना कि क्या होगा, जितना क्या होगा उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। जितना आपने फोर्स उस पर यूज करा है, जितना उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब वर्क आप बताएंगे तो ये नहीं बताएंगे इस डायरेक्शन में वर्क हुआ है ना, कि नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ है, साउथ डायरेक्शन में हुआ है। तो आप हमेशा क्या बताएंगे, वर्क इतना हुआ है, 1 किलो हुआ है, 2 किलो हुआ है, 4 किलो हुआ है, इस तरीके से बताएंगे। तो वर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और इसको हम न्यूटन मीटर है और जूल भी लिखते हैं। अब हम ये कैसे देखेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ है, कितना काम हुआ है। तो ये देखने के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन लगा, डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। और वो कितना आगे बढ़ा है, 1 मीटर आगे बढ़ा है। तो फोर्स कितना है, 1। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हुआ है, 1 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1। वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज बोली गई है, क्या जी, व्हाट वुड बी द वर्क डन। वर्क डन क्या होगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, या फिर जो फोर्स लगाया आपने 0। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर 0 होगी तो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि हम ऊपर से यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी 2 सिचुएशन थी, फोर्स लगना चाहिए और ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना चाहिए। तो अगर फोर्स 0 होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वर्क डन भी नहीं होगा, तो 0 आएगा आंसर। और हमने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे देखी थी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखी थी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वैसे भी फिर क्या होगा, वर्क डन होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका जिसमें एक फोर्स 5 न्यूटन दिया है, एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसकी डायरेक्शन में 2 मीटर। तो आपको क्या बताना है, कितना वर्क होगा, कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, फोर्स कितना हुआ है, 5 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आंसर आ जाएगा 10 जूल। बस सिंपल से ही निकालना था। अब यहाँ पे भी देखिए, फोर्स दिया है 7 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है 8। तो फॉर्मूला लगा दीजिए एंड फटाफट से आंसर आ जाएगा, वर्क डन वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। एक और सिचुएशन सोचने की कोशिश करते हैं, इन विच द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है और उसी के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड, कि एक लड़का है, एक बच्चा है छोटा सा, वो क्या कर रहा है, टॉय कार को खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, इस तरफ फ्लोर के क्या वो पैरेलल चल रहा है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई देगा। द बेबी हैज एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा यहाँ पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, वर्क डन क्या लेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, है ना, पॉजिटिव साइन मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लग रहा था वो एक ही डायरेक्शन में था। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वर्क हो रहा था। अगर सिचुएशन हो जाती है
उल्टी मतलब कंसिडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ रिटार्डिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, फोर्स इधर से लग रहा है उसके ऊपर, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन इज 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा 180 डिग्री, ये वाला एंगल है ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा, स्ट्रेट लाइन पे बनेगा तो 180 डिग्री होगा। लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस, तो कुछ दूर जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, तो वो है उसका डिस्टेंस एस। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ इज टेकन एज नेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एफ नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है जी, द वर्क डन बाय द फोर्सेस, तो कितना होगा, देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, फिर वर्क डन इक्वल्स टू में डिस्टेंस क्या लिया है माइनस एस, फोर्स क्या लिया है माइनस एफ, क्यों, क्योंकि दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होते हैं इसलिए। इट इज क्लियर फ्रॉम the above discussion that the work done by a force can either be positive or negative। तो यहाँ पे क्या एक important लाइन आती है कि फोर्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कुछ एक्टिविटीज से करके देखते हैं इसको। एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट, कितना फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, ऑब्जेक्ट क्या ऊपर की तरफ उठेगा, द फोर्स यू एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपने जो फोर्स लगाया है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगाया। हाउ एवर देयर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठाया है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, जो कि विच वन इज डूइंग वर्क नेगेटिव, गिव रीजन। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से हम इसको नेगेटिव लेंगे। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन नेगेटिव होगा कब, जब जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगाया जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव जब होगा जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगाया जा रहा है वो उसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप उठा रहे हो उस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो आपका वर्क डन क्या पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एक पॉटर लिफ्ट्स आ लगेज, एक सामान उठाने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या एक 15 किलो का लगेज उठाया है ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट, उनकी इतनी हाइट थी तो उन्होंने अपने सर पे रख लिया है। तो वर्क डन बताना है कितना होगा, फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल लीजिए। ये देखिए वर्क डन इक्वल्स टू में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा मास इंटू में एस्केलेशन होता है। एस्केलेशन हम यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रेविटी ले लेंगे, है ना, ग्रेविटी ले लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में उन्होंने उठाया ऊपर, ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही थी। अब क्या होगा, तो फॉर्मूला लग दीजिए यहाँ पे 15 10 इंटू में 1.5, आंसर आ जाएगा जूल में। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम कब कह सकते हैं काम हुआ है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा वर्क डन के साथ जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिस तरफ वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा। 1 जूल को आपको डिफाइन करना है, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। तो 1 जूल ऑफ वर्क देखते हैं, यहाँ पर हमारा शायद छोटा सा टॉपिक रह गया, हाँ जी यहाँ पर। तो 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि 1 जूल वर्क जो हमने यहाँ पे समझा था कि देखिए फोर्स कितना है 1 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन। हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। और 1 जूल हमने कैसे डिफाइन किया था कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमारा क्या होगा 1 जूल। जैसे कि किसी ने बोला 1 जूल वर्क हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर 1 जूल ही फोर्स लग रहा था और 1 मीटर ही वो आगे बढ़ा है। तो हम कैसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे 1 जूल क्या होता है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्टेड अ फोर्स, एनिमल्स हैं कुछ, वो फोर्स लगा रहे हैं 140 न्यूटन एक प्लो के ऊपर, हल के ऊपर। द फील्ड बीइंग प्लोड, और 15 मीटर वो खेत जो है उसके प्लो कर चुके हैं, तो वर्क डन कितना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 140 न्यूटन इंटू में 15 आंसर, और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका जूल में। एनर्जी क्या होती है, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, जिंदगी अधूरी है बिना एनर्जी के। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, कि हमें हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है। द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स फॉर एनर्जी टू अस, तो सन क्या है, एक सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का हम सबके लिए। मैनी ऑफ आर एनर्जी सोर्सेज डेराइव फ्रॉम द
सन, कि बहुत सारी एनर्जी जो है हमारी सन से ही ली जाती है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर एटम, और एनर्जी न्यूक्लियर एटम से भी मिलती है, ठीक है। इंटीरियर अर्थ के अंदर टाइड से सबसे हमें एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। तो आ फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर लिस्टेड बिलो, ऊपर कुछ आपको सोर्सेज बताए हुए हैं जहाँ से एनर्जी मिल रही है। देयर आर मैनी अदर सोर्सेज एनर्जी, और भी बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से एनर्जी मिलती है। तो आप लिस्ट बना सकते हैं, अपने ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं जो सन की एनर्जी आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आर देयर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू, क्या यहाँ पे कोई ऐसी अर्थ के ऊपर कोई ऐसी एनर्जी जो सन से नहीं आती। द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज इन आवर डेली लाइफ, हम अपना डेली लाइफ में बहुत एनर्जी वर्क यूज़ करते हैं। बट इन साइंस, लेकिन साइंस में वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग, लेकिन साइंस में कुछ और अलग से मीनिंग है, इसके प्रिसाइज मीनिंग है वो देखेंगे। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स आपको देखने हैं। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट स्टेशनरी विकेट, कि एक विकेट, जो विकेट होते हैं ना ऐसे जो खड़े रहते हैं, है ना, इसके आगे फिर बैट्समैन खड़े होते हैं, तो एक बॉल आके इसको हिट करके गई है। द विकेट इज थ्रोन अवे, अब ये विकेट क्या गिर गए नीचे बॉल की वजह से। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक हाइट तक उसको उठा दिया जाता है, गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, मतलब होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट तक उठा दिया जाता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाती है तो अब वो काम कर सकता है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, आप देख सकते हैं जब एक हथौड़े से एक कील को पीटा जाता है तो कैसे, क्यों पहले हथौड़े को ऊपर लेके जाते हैं ना, पहले ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ तक जब उसको लेके जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाती है, इसकी वजह से फिर हम अपना काम कर पाते हैं। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन विंडिंग अ टॉय एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट मूविंग, जैसे कि कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, किसी गाड़ी में या किसी टॉय में चाबी भर रहा है, तो जो चाबी भर रहा है वो क्या कर रहा है, उसमें एनर्जी चल रहा है। व्हेन अ बैलून इज फिल्ड विद एयर एंड वी प्रेस इट नोटिस अ चेंज इट शेप, तो क्या होगा, किसी एक बैलून में हवा भरी हुई है एंड आप उसको प्रेस करें तो आप क्या देखेंगे, उसकी शेप में चेंज आ रहा है। एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट, और जैसे आप धीरे धीरे उसको प्रेस और ज़्यादा करेंगे तो एक बार वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। हाउएवर वी प्रेस द बैलून हार्ड, जब उसको हार्डली हम प्रेस करेंगे, इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्टिंग साउंड, एक ब्लास्टिंग साउंड प्रोड्यूस करके वो फट जाएगा। इन ऑल दीज एग्जाम्पल, इन सारे एग्जाम्पल्स में द ऑब्जेक्ट एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, इन सारे चीज़ों के जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, हमने ये देखा है इन सारी चीज़ों में क्या किसी न किसी तरीके से एनर्जी एक्वायर करी जा रही है जिससे वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू प्रोसेस एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर सकता है अगर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है तो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क डन इज गेन एनर्जी, तो होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी लूज हो रही है, लेकिन वो किसी और चीज़ के ऊपर काम कर रहा है ना, तो उसके अंदर एनर्जी गेन हो जाती है, इसकी लूज हुई उसके अंदर गेन हो गई, ठीक है। तो जैसे आप खाना खाएंगे आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आप काम करने योग्य हो सकते हैं, आप काम करने लगते हैं ना। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क, an object that possesses energy can exert a force on another object. When this happen, energy is transferred. तो क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जब एनर्जी गेन कर लेता है तो क्या काम करता है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पहले वाले ऑब्जेक्ट से जो वो पर्सन है जो काम कर रहे थे उनकी एनर्जी लूज हो रही है, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इनकी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे ये बोला गया। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी, तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना, ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। देयरफॉर डू सम वर्क, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होगा, जैसे मूवमेंट होगी तो काम तो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो काम होगा। दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड कैपेसिटी टू डू वर्क, फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर कैपेसिटी थी काम करने की। दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब एनर्जी आ जाती है तो वो काम कर पाता है। फिर से ही लिखा है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम कैसे जान सकते हैं कि किसके अंदर कितनी एनर्जी आई है, वो ऐसे देख सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें ये देखना है कि वो कितना काम कर पाएगा तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। या फिर आपको किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी देखनी है तो आप क्या करेंगे, उसने काम कितना करा है, कितनी कैपेसिटी थी उसके अंदर काम करने का, कितना किलो उसने काम करा है, उससे आप देखेंगे कि इसके अंदर इतनी एनर्जी थी, ठीक है जी। Thus the unit of energy is therefore the same of work,
तो इसलिए जितना उसने काम करा था, काम उसने उतना ही करा जितनी उसके अंदर एनर्जी थी। तो इसलिए हम एनर्जी की जो यूनिट लेते हैं वो भी जूल ही लेते हैं कि उसने कितना वर्क डन किया था, है ना, कितना वर्क डन उसने कितनी एनर्जी में किया, तो हमें पता चल जाएगी उसकी कितनी एनर्जी थी। जैसे कि समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो, ज़्यादा जब एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे 1 जूल हमारी कम है और किलो जूल उससे ज़्यादा हो जाएगी। किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल, तो ये भी याद रखिएगा कि 1 किलो जूल कितने जूल के इक्वल होती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे जी। लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। हम क्या देखेंगे, पूरे इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, यहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें मिलेंगी। द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनको हमने ऑनर देने के लिए यूनिट भी हमने जूल रख दिया ना, तो ये आप पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। टेक अ हैवी बॉल, एक हैवी बॉल लीजिए, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड, और आप क्या कीजिए, उसको किसी सैंड पे फेंक दीजिए, और वो जो सैंड है जहाँ पे आप बॉल फेंकेंगे वो थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। आप अलग अलग हाइट से अलग अलग फोर्स से उस गीली सैंड पे बॉल फेंकेंगे, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, जहाँ जहाँ पे वो बॉल गिरेगी वहाँ पे कुछ गड्ढे हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, उन सारे गड्ढे को, जो गड्ढे हुए उनको कंपेयर करें, कौन सा ज़्यादा डीपेस्ट हुआ, कौन सा ज़्यादा गहरा हुआ है, कौन सा गहरा नहीं हुआ। व्हाट हैज़ कॉज द बॉल टू मेक अ डीपर डेंट, तो ऐसा क्या हुआ था कि बॉल ने इतने गहरे गड्ढे कर दिए, तो ये आपको एनालाइज करना है। उसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, प्लेस अ वुडन ब्लॉक, ये वाली एक्टिविटी। तो इसको देखते हैं। देखिए, ये एक पुली है या एक गाड़ी ले लीजिए कोई भी, उसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वेट रख दीजिए, है ना। यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक रख दीजिए। अब यहाँ पर एक पुली लगा के यहाँ पे कुछ वेट यहाँ पे हैंग कर देना है। तो जैसे जैसे ये गाड़ी आगे चलेगी, वो क्या करेगी, इस वुडन ब्लॉक को अपने साथ खींच के यहाँ तक ले आएगी, है ना। जब वो यहाँ पहुँचेगी तो इसको भी पुश करना शुरू करेगी। तो द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे ट्रॉली मूव होएगी, जैसे इस पर हिट करेगी वुडन ब्लॉक पे। फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। तो यहाँ पर कुछ ऐसा, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लगा देना है कि जैसे वो इसको हिट करे वो रुक जाए, ठीक है, ट्रॉली आपकी रुक जाए, उसको खींच के बिल्कुल नीचे ना गिरा दे। तो ऐसा कुछ लगाना है आपको। नोट डाउन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, और इसका जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है या यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है, उसको मेजर करके रखिए कि कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कॉज किया है। फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी कहाँ से आई है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द पेन, इन विच केस इज द डिस्प्लेसमेंट मोर। और बार बार इस एक्टिविटी को रिपीट करके देखिए कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, कितना वर्क डन हुआ है, ट्रॉली कितना मूव की है, कितनी उसने इसको एनर्जी दी है। यहाँ पे जैसे हिट करेगी ये ट्रॉली, जैसे यहाँ पे वुडन ब्लॉक पे हिट करेगी थोड़ा सा आगे हो जाएगा, है ना। तो फिर आप देख लेंगे कि कितनी आगे गया, वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितनी एनर्जी इसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो गई थी जिसकी वजह से ये आगे मूव हुआ है। तो आ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो काम कर सकता है, ठीक है जी। अब वो मूव हो रहा है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एनर्जी है, तभी तो मूव कर रहा है, तो वो काम भी कर सकता है, उसके अंदर एनर्जी है। तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट तेज़ी से फास्टर मूव कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा काम कर पाएगा दैन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो, जो कि धीरे मूव कर रहा ऑब्जेक्ट वो क्या कम काम कर पाएगा। अब मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, जैसे कि कोई बुलेट हवा जो चलती है, रोटेटिंग व्हील, स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क, ये जो काम हो रहा है, जैसे कि आप विंड मिल देखते हैं ना, तो हवा तेजी से चलती है जब तो वो विंड मिल के पंखों को घुमा देती है ना। तो जो चीज़ तेजी से चल रही है वो काम भी कर रही है, जो चीज़ तेजी से चलती है, फास्ट मूव करती है, वो काम भी ज़्यादा करती है। हाउ डज बुलेट पियर्स अदर टारगेट, कोई भी बुलेट है वो टारगेट तक कैसे पहुंचती है। हाउ डज द विंड मूव्स ब्लेड, किस तरीके से जो विंड मिल है वो ब्लेड मूव कर जाते हैं ना। और ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एनर्जी, हमने क्या देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर एनर्जी होगी। वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है तो वो वर्क डन कर पाएगा। अगर वो तेज़ी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, वो बहुत सारा काम कर पाएगा। जैसे कि ए फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है जी। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन।
तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या गेन कर लेता है मोशन की वजह से, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दोबारा से देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है उस वक्त वो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से फिर उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी का नाम क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मूवमेंट तेज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो याद रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव होने से किसी ऑब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एनर्जी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी कैसे आ रही है। बाय डेफिनेशन से देखेंगे, वी से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन टू मेक इट एक्वायर वेलोसिटी। तो क्या होता है कि हम कैसे कह सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर सर्टेन वेलोसिटी में कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मूव करिए तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द वर्क डन, जितना वो काम करेगी, ठीक है, तो वो वहां तक अपनी वेलोसिटी पहुंचाएगी। चलिए दोबारा से इसको अच्छे से देखते हैं कि लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म में करके देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है, एंड डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस s दिया है, फोर्स जो उस पर लग रहा है वो f है, ठीक है जी। अब देखना है हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी जिसमें हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इक्वल्स टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी। द वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट विल कॉज चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अगर किसी के वेलोसिटी में चेंज आता है तो वर्क डन में भी चेंज आएगा। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वर्क डन लग रहा है अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो फिर चेंज होगा। इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v, तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे कुछ भी वर्क डन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा, तो u से v तक उसकी क्या ले लेंगे, वेलोसिटी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें यही बोला गया था कि उसमें जो सर्टेन वेलोसिटी में जो वर्क हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है वो किसके इक्वल हो जाएगी कि उसने जो आगे बढ़ के वर्क डन जो उसके ऊपर हुआ है उसने यहाँ तक कि कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, कितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर कर ली है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ गया, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी, हमने सॉल्व करके भी देखा था, इस इक्वेशन से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हमारा डिस्टेंस, हमने क्या किया, s इधर ले आए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन में 2a, ये हमारा ऐसे हो गया। हमें डिस्टेंस देखना है ना अभी, तो ये हमारा हमने इधर रख लिया। अब हमने क्या देखा था, वर्क डन इक्वल्स टू में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू में ये वाला जो हमारी फोर्स था इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था, और फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो F की जगह हमने मास इनटू एक्सेलरेशन रख दिया, ठीक है जी। और ये वाली जो इक्वेशन थी वो हमने डिस्टेंस की वजह से, ये डिस्टेंस की आई थी हमारी, है ना, S की वैल्यू, तो हमने दोनों की अब यहाँ से कह सकते हैं वर्क डन वाले फॉर्मूले में हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू निकाली और डिस्टेंस की निकाली और दोनों को यहाँ पर पुट कर दिया। अब होगा क्या, W इधर ही है, हमने क्या करा, इसको जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, हाफ, और A क्या था हमारा एक्सेलरेशन। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं A से A कट गया, अब क्या बचेगा, हाफ, मतलब ये वाला 2 यहाँ पे लिख दूँ मैं, 1/2 आ गया, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे एक सिचुएशन बोली गई, अगर आपको u 0 दिया है तो क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, 0 तो मतलब कुछ भी नहीं है, 0 तो कुछ दिया ही नहीं है, तो v दिया है। u क्या होता है हमारा इनिशियल पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी एनर्जी नहीं थी। इनिशियल पॉइंट उसका 0 है, उसने कोई भी वर्क डन नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब u जो था वो 0 हो गया। u 0 हो गया तो बाकी जो हमारी इक्वेशन बची वो ये थी। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या बना, हाफ mv स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं इसको ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये इक्वेशन अपनी पढ़ी थी, इस इक्वेशन से हमने s निकाल लिया और वर्क डन वाली इक्वेशन से हमने हमारा जो फॉर्मूला था उससे f निकाल लिया, एंड दोनों इक्वेशन हमने वर्क डन वाले फॉर्मूले में पुट कर दी। यहाँ से a से a कट गया, हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया आंसर।
अब इस कंडीशन में हमारा u 0 हो गया था, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या बना, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो हमने देख लिया यहाँ पर जो लिखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी है, जो पहले उसकी वेलोसिटी जिसमें काइनेटिक एनर्जी थी, अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ तक पहुँची और यहाँ पे पहुँच के उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी है वो हमने देखा। ठीक है, वो हमने फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो हम यहाँ पे बता देंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में आएगी या होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें मास 15 kg है, वेलोसिटी 4 दी हुई है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ mv², m की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर निकल जाएगा जूल में। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया वर्क, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार। एक कार की वेलोसिटी इंक्रीज कर दी है, वर्क डन पूछा गया है। जैसे कि डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर हो गया और मास कार का 15 kg है। तो यहाँ पे u भी दिया है, v भी दिया है, तो पहले u की निकालेंगे फिर v की निकालेंगे। देखिए पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे 30 लेके, फिर क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किलोमीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे, तो 30 × 1000 कर देंगे। उसी तरीके से अब हमको क्या दिया है, किलोमीटर, अब r में दिया ये, तो क्या करेंगे 60 × 60 कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी निकल गई, सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे हाफ mu², क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल दी है, u की वैल्यू दे रखी है, तो हाफ mu²। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ mv² करके सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड उसके बाद ये देखें कितना वर्क डन हुआ है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फर्स्ट वाला, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये जो आंसर हमारा दोनों काइनेटिक एनर्जी का है आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारा वर्क डन पता चल जाएगा कि कितना जूल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एक्सप्रेशन बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास दिया है m, मूविंग विद द वेलोसिटी ये, और जूल में भी दे दिया वर्क डन। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम, तो उसकी वेलोसिटी को अगर डबल कर देंगे फिर 3 टाइम कर देंगे, तो हाफ mv² हमारा फॉर्मूला होता है। अगर इसको यहाँ पे जो भी हमारी वेलोसिटी दी है उसको डबल करके एक बार रख दीजिए, फिर ट्रिपल करके रख दीजिए, मास भी दिया है हमें और वेलोसिटी भी दे दी है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब बात आती है नेक्स्ट एनर्जी की, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। एक रबर बैंड लेना है, आप उसको पुल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको दोनों एंड से पकड़ के खींचा है, द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब जैसे ही आपने उसको छोड़ा है तो वो वापस अपनी शेप में आ गया, आपने क्या किया था, खींच के उसकी लेंथ बढ़ा दी थी। ऑब्वियसली अब जब आपने उसको खींचा था तो उस बैंड ने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से जब आपने कुछ छोड़ा तो अपनी जगह पे वापस आ गई उस एनर्जी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपने एक स्प्रिंग खींचा है जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई है। अब जैसे आप छोड़ेंगे वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक टॉय कार है, उसमें जैसे आप चाबी भरेंगे तो इसका मतलब क्या, आप क्या कर रहे हैं, उस टॉय कार को पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने कुछ हाइट तक क्या करा, लिफ्ट करा, ऊपर किया है, जिसकी वजह से उसमें कुछ क्या आ गई, एनर्जी आ गई। जब उसको रिलीज करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पहुँच के उसके अंदर एनर्जी आ गई, जिसकी वजह आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो वो नीचे वापस आ जाएगा। ठीक है, इन अबव सिचुएशन द एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी क्या थी, यहाँ पर स्टोर हो गई थी। जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया तो उसकी जो एनर्जी थी, एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई थी वो स्टोर हो गई। तो किस फॉर्म में वो स्टोर हुई है, वो जो स्टोर एनर्जी हुई है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच। जैसे कि आपने क्या करा था, एक रबर बैंड को खींचा, तो आपने रबर बैंड को जब खींचा तो आपने क्या करा, उस रबर बैंड के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी। द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज पोटेंशियल एनर्जी, और उस बैंड के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी वो कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। यू डू वर्क वाइल विंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, जब आप उसकी चाबी घुमा रहे थे तब भी आप क्या करते थे, उसके अंदर कुछ एनर्जी डाले थे। द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग, तो एनर्जी कैसे, यहाँ पे स्प्रिंग में भी ट्रांसफर होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट पोजेस करता है, ठीक है, स्टोर करता है अपने अंदर, और फिर वो क्या करता है, मूव करे कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे आप क्या होगा, ये देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है कि जब भी कोई भी मूवमेंट होती है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कॉज होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है। तो ये एक वुडन, एक बैम्बू की स्टिक है, उसको इस तरीके से मोड़ दिया। अब ये तो स्टेशनरी रहेगा,
हमारी ये तो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। अब जैसे ही आप इसकी स्ट्रिंग को खींचेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करा, ये जो धनुष था ना, ये धनुष, इस धनुष में आपने इसको खींचते ही, इसके धागे को खींचते ही आपने क्या करा, इसको पोटेंशियल एनर्जी दिला दी। और अब इस धनुष ने क्या करा, ये तीर हमने खींचा इसके ऊपर, और तीर जैसे मूव करेगा, तीर के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी, मूवमेंट की वजह से वो होगी काइनेटिक एनर्जी, से इसकी वजह से वो दूर पहुंच जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपको जो दिया हुआ है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों का। तो हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करी थी, आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क कर रहे थे, चाहे स्ट्रेच कर रहे थे, चाहे उसे ऊपर उठा रहे थे, तो उसकी वजह से जो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी आई थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी थी हमारी जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है उस वक्त उसके अंदर जो भी एनर्जी कॉज हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, वो थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, तो हमें क्या देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पर जाके कैसी होगी, कितनी हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी, जैसे जैसे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, कब, व्हेन रेज्ड टू अ हाइट, जब उसको हम ऊपर ले जाते जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हाइट पर आते हैं, क्या होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है जी, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी व्हाइल इट इज बीइंग रेज्ड। तो हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, उसमें एनर्जी कैसे आई कि आपने उस पर वर्क डन किया है, यहाँ से यहाँ तक उसको ऊपर उठाया है। अब वो किसके अगेंस्ट उठाया, ग्रेविटी तो नीचे वर्क करी, तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठाया, तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड एट दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो आपने कितना वर्क डन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा आपका पूरा वर्क डन। ये एक हाइट हो जाएगी, जितनी नीचे से आपने जितने ऊपर तक उसे उठाया है, यहाँ पर जाके उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। It is easy to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height। तो हम कैसे करेंगे इसको एक डेरिवेशन से करके देखना है। तो मास m दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हाइट h तक उठाया गया है ग्राउंड से। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट, जो कम से कम जो फोर्स यूज हुआ है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर तक उठाने में, वो कितना होगा, उसके मास के इक्वल। कितना फोर्स लगेगा उस पर, जितना वो भारी होगा उतना ही तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा mg क्यों है, g हो गया ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, आपने ग्रेविटी अपोजिट वर्क करी थी तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आपने उसको उठाया। लेट द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी टू बी डबल, तो आपने क्या करा, वर्क डन कितना हुआ है, w। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया हमारा, उस ऑब्जेक्ट का जितना मास है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या ले लिया, फोर्स mg ले लेंगे। डिस्टेंस क्या था हमारा, डिस्टेंस यही तो था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लेके गए, तो ये क्या है h, डिस्टेंस क्या है हमारा h। ठीक है जी, तो आपका जो फॉर्मूला बना वो बना है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना है, mgh। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल यू चूज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि जो आपने ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जो उठाया है, ठीक है, जितना वहाँ पे वर्क डन हुआ है, तो वहाँ पे आप कोई भी ग्राउंड लेवल चूज कर सकते हैं जहाँ से यहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट ले जाना है। एन ऑब्जेक्ट इज गिवन पोजीशन कैन हैव सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी गिवन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू वन लेवल एंड अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर इस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस लेवल पे और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस लेवल पे है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो इन दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों की अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि ये इससे ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा है, यहाँ पे कम आई है। चलिए, इट इज़ यूजफुल टू नोट that the work done by gravity depends on the difference in vertical height of initial and final position। तो हम क्या देखेंगे, वर्क डन कैसे हुआ है, वर्क डन कितना हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जितनी हाइट पर उसको उठाया है, सिर्फ उतना ही वर्क डन होगा। पाथ के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं होगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि नोट ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव। पाथ चाहे कैसे भी हो, पाथ चाहे आप कैसे भी ले जा रहे हैं, कैसे भी ऊपर तक उठा रहे हैं, लेकिन पूरा जो डिस्टेंस है वो तो इतना ही है ना, तो वर्क डन सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है जी, तो ए बी इक्वल्स टू एच है तो mgh हो जाएगा, है ना। ये हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, सारी चीज़ें दिए, मास दिया, हाइट दिया, ग्रेविटी दिए, और फटाफट से क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mgh का फॉर्मूला लगाइए, m दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी दी है, तो इसको इधर ले आइएगा एंड हाइट को इधर ले जाइएगा और पूरा आंसर हमारा निकल जाएगा।
अब यहाँ पे आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल, क्या एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, क्या एनर्जी की जो फॉर्म है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? तो इसका आंसर है हाँ। तो इसका आंसर क्या है? यस, कि जो हमारी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे कि आप स्मॉल ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए और डिस्कशन कीजिए कि ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको वो फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं, है ना। तो लाइट एनर्जी वो लेते हैं एंड फिर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बना लेते हैं, है ना। वेयर डू गेट एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से उन्हें एनर्जी मिलती है? सन से मिलती है। व्हाई डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हवा कैसे एक जगह से दूसरी जगह चलती है? फ्यूल्स कैसे बनते हैं, है ना। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में किस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट वी यूज इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ, बहुत सारे जो ऐसे गैजेट्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट हो रही होती है। जैसे कि आपका फैन चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में ना, तभी तो वो घूम रहा है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं ना, जिन कामों में आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो अब पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वी हैव लर्न दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। हम क्या देखा हमने कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी, तो टोटल जो एनर्जी थी उसके साथ क्या हुआ? वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफर, जब भी कोई भी एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, मतलब टोटल एनर्जी ही ट्रांसफर हो जाती है, कुछ चेंज नहीं आता। चेंज नहीं आता का मतलब क्या है कि इनिशियल में जो एनर्जी थी ना किसी भी चीज़ के अंदर, या जो भी एनर्जी थी इनिशियल पॉइंट पे, फाइनल पे भी उतनी ही रहेगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या कंजर्व रही, चाहे इनिशियल में चाहे फाइनल में। चेंज हो गई लेकिन एनर्जी तो उतनी थी ना, एनर्जी तो उतनी थी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। मतलब एनर्जी कैन नॉट भी, या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेव द सेम। तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एनर्जी कितनी रहेगी? सेम रहेगी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन। तो हर सिचुएशन में कंजर्वेशन का जो लॉ है वो क्या आएगा? सेम रहेगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ही होती रहेगी। कंसिडर सिंपल एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का मास है, फ्री फॉल हो रहा है h हाइट से वो, ठीक है। एट स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी, जब उसने स्टार्ट किया था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh थी, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। तो चलिए करके देखते हैं जो सिचुएशन हमें बोली गई है। वाई इज द काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 क्यों थी ये बताना है। इट इज़ 0 बिकॉज इट्स वेलोसिटी 0, यहाँ पे 0 वो इसलिए होगी क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे उस वक्त 0 हुई। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज दस mgh, तो mgh से वो फॉल करिए। इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी फिर। तो इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड गिवन इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी वुड बी, तो ये हम ना डेरिवेशन करके समझेंगे पूरा इसको, तब हमें समझ में आएगा। देखिए तो इसकी डेरिवेशन करते हैं। पहले बनाएंगे डायग्राम, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डायग्राम बनाया था, यहीं पे करके देखते हैं इसको डायग्राम के साथ। ये है ऑब्जेक्ट, इस हाइट पर है, ये है ग्राउंड, तो ये पूरी क्या हो जाएगी? हाइट। इसमें 3 पॉइंट बनाएंगे हम। यहाँ पे हमें 3 सिचुएशन में पढ़ना है ये। तो ये है h पूरी हाइट, और इसकी यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को x मान लेते हैं। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइट पूरी h माइनस x, तो यहाँ का हमारा निकल जाएगा। तो इतना आपको करना है, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। ये है आपका डायग्राम। करते हैं फ्री फॉल, पहले होगा फ्री फॉल। तो फ्री फॉल हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। सबसे पहले मास देखेंगे, मास कितना है इस ऑब्जेक्ट में। मास कितना था? m, m क्या है? मास है। u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सारी चीज़ें लिखेंगे आप पहले, वेलोसिटी। v होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, s होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, s होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे पॉइंट बी के ऊपर फ्री फॉल जो हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखना है, यहाँ से गिरेगा तो ए से वो बी पे आएगा। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इतना नोट करने के बाद कलर करते हैं पेन चेंज। तो फ्री फॉल फॉर बी पॉइंट पे निकालते हैं। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर है बी। तो फॉर्मूला प्रीवियस चैप्टर में
डिनोट किए थे उसी फॉर्मूले से लेंगे, यू स्क्वायर प्लस में 2as वाला फॉर्मूला। बी पे निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वी बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस में एस्केलेशन क्या है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, तो 2g, डिस्टेंस कितना हमारा x है यहाँ पर, है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक x है, और एक्सलेशन ग्रेविटी, तो वी बी स्क्वायर, u हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे 2gx। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो v क्या लेंगे हम, v भी लेंगे यहाँ पर, v क्या लेंगे, v भी लेंगे, v भी के हमने आंसर क्या निकाला है, ये देखिए ये हमारा v का यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया है, तो यहाँ पे हाफ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी बी स्क्वायर की क्या हमारे ये निकली है वैल्यू 2gx निकली है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में एम जी एक्स। तो फर्स्ट वाली पोजीशन हमारी हो गई है दीदी सॉल्व। अब पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, पेन फिर से चेंज करेंगे सो दैट कि अच्छे से समझ आएगा। चलिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, एम जी एच होता है, तो h हमारा क्या है, h माइनस एक्स, क्या है h माइनस एक्स है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, mg को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो mgh माइनस में mg। चलिए आगे देखते हैं, तो हम क्या टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी b के रिस्पेक्ट में टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये दोनों प्लस कर देना है, mgx प्लस में ये जो हमारी फॉर्मेशन आई है ना mgh माइनस mgx, तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो टोटल एनर्जी फॉर बी इज़ mgx से यहाँ पर mgx कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा mgh, तो टोटल एनर्जी फॉर बी क्या आई है mgh आ गई। पहले हमने बी वाली पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और फिर दोनों को प्लस करके हमने टोटल एनर्जी निकाल दी बी के लिए, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब सी पोजीशन के निकालेंगे, हमने बी पोजीशन के लिए निकाल लिया, अब निकालेंगे सी पोजीशन के लिए, तो अगेन करते हैं पेन को चेंज और थोड़ी सी जगह और देखते हैं कि कहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए तो फिर से फ्री फॉल फॉर सी, काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी कितनी, Vc तो हमें पता नहीं है, तो Vc हमारा निकालना है हमें, तो फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल्स टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as यही लगेगा, तो Vc u हमारा 0 है और a क्या है g एस्केलेशन वाला, और s क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारा, चलिए देखते हैं डिस्टेंस क्या है हमारा c के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस होगा हमारा पूरा h, क्यों a से लेके c तक का है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा, ठीक है जी। तो Vc स्क्वायर इक्वल्स टू में 2gh, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है हाफ m Vc के स्क्वायर में निकाल रहे हैं, पेन करते हैं चेंज, तो यहाँ से हमारी Vc की वैल्यू आ गई, अगेन जैसे हमने पहले किया था काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दीजिए वैल्यू, इक्वल्स टू में हाफ m Vc की वैल्यू क्या है 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आया mgh आ गया। काइनेटिक एनर्जी निकल के अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस वक्त हमारी 0, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन में हमने ऊपर पैरे में क्या पढ़ा था कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0। टोटल एनर्जी निकालेंगे सी वाले पॉइंट पे, तो कितनी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, पेन करते हैं थोड़ा सा चेंज सो दैट आपको तीनों पॉइंट आराम से समझ में आए। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है mgh और पोटेंशियल एनर्जी कितना 0, तो टोटल एनर्जी सी पे कितनी निकली mgh। तो हमने बी पॉइंट पे निकाल ली और सी पॉइंट पे निकाल ली, तो पॉइंट ए पे एक बार और निकाल के देखते हैं, पॉइंट ए पे ये हमारा पॉइंट बी की थी एंड ये हमारे यहाँ पे पॉइंट सी की है, तो पॉइंट ए पे यहीं पे निकाल के देखते हैं, छोटा सा है उसमें कुछ नहीं करना, पॉइंट ए पे निकाल के देखेंगे टोटल एनर्जी क्या है, तो पॉइंट ए पे क्या निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, फिर दोनों को प्लस करना है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला था mgh और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 थी, जब टोटल एनर्जी आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, तो पॉइंट ए पे आपकी mgh ही निकलेगी, ठीक है।
तो ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया एंड पॉइंट सी हो गया। तो पूरा ये पैरे में भी ये लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। एट स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। जब स्टार्ट किया था पोटेंशियल एनर्जी क्या थी mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0, जो हमने यहाँ पे दिखाया है ना। mgh थी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी 0, जिसकी वजह से पॉइंट ए पे हमारा निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी v, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² रखा हमने। फ्री फॉल हुआ कंटिन्यू, पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी जैसे नीचे जाएगा वो, उसने जो एक हाइट तक पोटेंशियल एनर्जी जो गेन की थी उस ऑब्जेक्ट ने, धीरे धीरे जैसे वो नीचे आएगा वो डिक्रीज होती जाएगी। वाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। तो हमने क्या देखा, जब किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। अब यहाँ पे वो मूवमेंट में आएगा, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आएगा। तो हमने क्या देखा था, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आता है तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस वजह से जैसे जैसे वो नीचे आया काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। उसकी हाइट बता रही कि पूरी ग्राउंड से लेकर ऊपर तक h है, v इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट। और एंड में जाते जाते क्या हो जाएगा, एंड में आते आते हमारी पोटेंशियल एनर्जी, देखिए सी पॉइंट में हमारा क्या होता कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई थी और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारी mgh निकल गई है ना। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी पूरी चेंज हो गई थी। दोबारा से इस पूरे पैरों को फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे ले गए, हाइट के ले जाते ही हमारे जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। इस वक्त यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही। हमने देखा था डेफिनेशन में कि जब भी कोई मूवमेंट होती है तो जिस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रही है उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में। अब जैसे जैसे वो नीचे आएगा, जैसे जैसे फ्री फॉल होगा, ये डिस्टेंस h था पूरा हमारा, ये x मान लिया था, ये h माइनस x मान लिया था हमने, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आएगा मूवमेंट उसमें होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और एट द लास्ट क्या होगा, जब वो एंड में नीचे पहुंचेगा तो उसकी जितनी भी उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट थी यहाँ पर आके वो मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पूरा ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क हो रहा है। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट, क्या जो हम सारे जने जो आपस में जितने भी जने हम सब काम करते हैं क्या एक ही रेट से करते हैं। क्या जो सारी जो मशीन्स हैं वो एक ही तरह की एक ही अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करती है। एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी टू वर्क एट डिफरेंट रेट्स, तो अलग अलग जो लोग हैं उनके अंदर अलग अलग अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग रेट ऑफ वर्क से वो काम करते हैं। दो बच्चों के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, जो ए है और बी है, उनका हाइट भी सेम है, वेट भी सेम है, और वो क्या करें, रस्सियों पर चढ़ना शुरू करें। तो जो 8 मीटर की रस्सी है, तो जो ए है, ए वाला बच्चा 15 सेकंड में चढ़िया, लेकिन जो बी वाला वो 20 सेकंड में चढ़ा। तो इस टास्क से हमने देखा कि जो वर्क डन हुआ दोनों के अंदर क्या था, सेम वेट था, सेम हाइट थी, सब कुछ सेम था, लेकिन जो उनका वर्क डन हुआ वो सेम रेट से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी एक आपकी। चलिए, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन अ रिलेटिवली लेस टाइम, जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा वो जल्दी काम कर लेगा, है ना। अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम, तो जो एक पावरफुल मशीन है या एक पावरफुल व्हीकल है वो अपना काम जल्दी से परफॉर्म कर लेगा कम टाइम में। अभी देखिए, एक साइकिल से आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से आप जा रहे हैं, जो उनके अंदर वर्क डन होगा वो सेम रेट से थोड़ी ना होगा। गाड़ी से आप जल्दी काम कर आएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन, यहाँ पे हम क्या बात करें, मशीन्स की पावर के बारे में बात करें, चाहे मोटर बाइक हो, चाहे हमारी साइकिल थी, चाहे फिर कार थी। द स्पीड विद विच दीज व्हीकल चेंज एनर्जी और डू वर्क इन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, तो जो यहाँ पे स्पीड है व्हीकल की वो चेंज हो रही है उनकी एनर्जी के हिसाब से, तो उस हिसाब से उनका वर्क डन भी हो रहा है अलग अलग। पावर मेजर करेंगे, पावर मेजर द स्पीड, तो पावर से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करते हैं कि कितनी स्पीड में उसने काम किया है। तो पावर से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में जितना काम किया उसने वो मेजर करते हैं, ठीक है। हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, कि कितना तेजी से और कितना आराम से काम हो रहा है। पावर से क्या मेजर करें, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितनी तेजी से या कितनी धीरे से काम किया, ये हम पावर से निकाल लेंगे, है ना। तो पावर की डेफिनेशन यहाँ से देखेंगे, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रेट से काम हो रहा है या किस रेट से एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो पावर कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितना काम कितने टाइम में हो रहा है, तो ये आपका पावर का फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे वर्क डन हो रहा है W, T लग रहा है टाइम, P फॉर पावर।
तो 1 जूल हमने देख लिया था कि 1 वाट इज पावर ऑफ एन एजेंट विद डज वर्क रेट ऑफ जूल। तो 1 वाट की पावर है तो कितना काम होगा, 1 जूल पर सेकेंड काम होगा। जैसे कि आप अपने घर में मीटर जो होता है आपके घर में, उसमें देखेंगे 1 यूनिट आ रही है तो कितना, 1 जूल 1 सेकेंड है ना। 1 वाट में कितना होगा, 1 जूल सेकेंड काम हो रहा है। किलोवाट ज़्यादा हो जाता है, किलोवाट बहुत ज़्यादा वाली यूनिट है और ये जूल वाली कम है, ठीक है। कोई एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही है वहाँ पे आप किलोवाट यूज़ करेंगे। तो पावर क्या है, वेरी करती है टाइम के साथ। दिस मीन्स दैट अ एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी एजेंट है जो काम कर रहा है वो डिफरेंट रेट से काम कर रहा है और उसका इंटरवल ऑफ टाइम है वो भी डिफरेंट ही होगा। द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल। वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल टाइम। तो हम कैसे निकाल सकते हैं किसी की पावर, कि टोटल काम उसने कितना किया है कितने टाइम में, है ना, उनको डिवाइड करके हम पूरी पावर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इसी के रिगार्डिंग। 2 लड़कियां हैं जिनका वेट इतना दिया है और एन उनको क्लाइंब करना है रोप पे। 40 न्यूटन उनका क्या दिया है, वेट दिया है। हाइट 8 मीटर है और गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड, गर्ल बी टेक 50 सेकेंड। तो व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। तो दोनों गर्ल के लिए पावर निकाल लेनी है, फॉर्मूला लगा के दोनों का निकालेंगे एंड फिर mgh अपॉन में टाइम, p इक्वल्स टू में वर्क डन अपॉन में टाइम था। वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh। तो वर्क डन हमने यहाँ पे लिख दिया, टाइम नीचे, और ये फर्स्ट वाली गर्ल के लिए निकाल लीजिए, फिर सेकंड वाली गर्ल के लिए निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से उसमें पावर का फॉर्मूला लगाएंगे आप और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। पावर क्या होती है, 1 वाट ऑफ पावर क्या होती है, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। व्हाट इज पावर, तो इसकी पावर बता देंगे। उसने 1000 जूल क्या किया है, एनर्जी यूज़ करी 10 सेकेंड में, ठीक है, तो उसकी पावर बता दीजिएगा फॉर्मूला लगा के। डिफाइन एवरेज पावर क्या होता है वो भी बता देंगे आप, एवरेज पावर, है ना। अब है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। द यूनिट जूल इज टू स्मॉल, कि हम जो एनर्जी के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कमर्शियली जो यूज़ हो रही है। तो जो जूल यूनिट है वो बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट होती है एंड हैंस इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। तो अगर हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बतानी है किसी को तो जूल बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट होती है, तो हमें बड़ी बड़ी यूनिट यूज़ करनी पड़ती है जिसको हम किलोवाट पर आवर बोलते हैं ना। किलोवाट पर आवर में बताते हैं कि उसने किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ने इतने किलोवाट एनर्जी यूज़ कर लिए इतने घंटों में, ठीक है। व्हाट इज़ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, हम कह सकते हैं मशीन दैट यूजेस 1000 जूल। एक मशीन है जो कि हर सेकंड 1000 जूल एनर्जी यूज़ कर रही है। तो इफ़ दिस मशीन इज़ यूज कॉन्टीन्यूसली फॉर 1 आवर, अगर उस मशीन को 1 घंटे तक वो काम कर रही है तो हर सेकंड वो 1000 जूल एनर्जी यूज़ कर रही है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 किलोवाट पर आवर इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 किलोवाट एनर्जी हर सेकंड में वो यूज़ करी थी मशीन, तो 1 घंटे में उसने कितनी करी वो देखनी है। तो 1 किलोवाट आवर इंटू में 1 घंटा कर दीजिए, मतलब 1000 इंटू में 3600 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आर की बात हो रही है। तो यहाँ पे 60 इंटू 60 करके आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे ये सेकंड में आंसर निकाल लेंगे आप। सेकंड में आंसर निकाल लेंगे तो फिर आपका 1 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होती है, 3.6 इंटू में 10⁻⁶। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 36 इंटू में 10⁵ जूल, ये भी सही है। हमने क्या करा, एक पॉइंट हटा दिया यहाँ से, इसलिए यहाँ पे 6 आ गया था, लेकिन हम स्टैंडर्ड वे में इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे आप अपने घर में क्या करते हैं, आपके घर में मीटर लगे होते हैं ना, तो हर महीने फिर क्या यूनिट्स आती है आपके मीटर में, तो 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट। अगर 1 यूनिट आ रही है तो 1 किलोवाट, 1 यूनिट आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है अगर अपने मीटर में, तो आप क्या समझेंगे 1 किलोवाट पर आवर वो बढ़ रहा है, वो यूनिट 1 किलोवाट पर आवर बढ़। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का और 6 आवर पर डे वो यूज़ हो रहा है, तो उसकी यूनिट बतानी है आपको, कितनी एनर्जी बन रही है ना, एनर्जी बतानी है आपको। तो एनर्जी में हमें पावर दे रखी है, टाइम बता रखा है, तो एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी कैसे निकालेंगे, पावर इंटू में टाइम, कि कितनी पावर से वो कितने टाइम में उसको पावर चाहिए। तो बस पावर का फॉर्मूला, पावर की जो यूनिट दे रखी है वो लिख दीजिए, टाइम, और बस आंसर आ जाएगा आपका यूनिट्स में। एक्टिविटी है टेक अ क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रिक मीटर। एक्टिविटी 11.17 में आपको क्या करना है, सुबह 6:30 से शाम को 6:30 तक आपको अपने मीटर की रीडिंग्स नोट करनी है और फिर ये देखना कितनी यूनिट वो एक दिन में
आपने बढ़ाई है, कितनी एनर्जी आपने एक दिन में यूज़ करी है। फिर क्या कीजिए, अपने निकाल लीजिए, किलोवाट का फॉर्मूला भी आपको पता है, एनर्जी का भी पता है, तो आप निकाल सकते हैं कि आपने एक दिन में कितनी एनर्जी यूज़ करी है। तो ये है आपके चैप्टर की क्विक समरी जो कि आप करेंगे एंड आप चैप्टर एकदम से क्विक रिवाइज हो जाएगा। अब करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में इसके 21 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। तो ये आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी है नीचे। रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टर्म। तो इसमें से आपको जो एक्टिविटीज हो रही है इनमें बताना है कि किस में काम हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, एक ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है ग्राउंड पे एक एंगल से, तो वो कर्व पाथ बना रहा है। इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल, मतलब एक ही जगह इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह बन रही है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, तो कितना वर्क डन हुआ। तो आप क्या करेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें यहाँ पे जगह यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। तो आपको क्या करना है, वर्क डन बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh, ये सिर्फ इक्वेशन वाला, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो h क्या है, वर्टिकल उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 0 बताया उसमें, ठीक है, कि कुछ भी वर्क डन इक्वल्स टू में mg, ये 0 है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बैटरी लाइट्स अ बल्ब, एक बैटरी है जो बल्ब जला रही। डिस्क्राइब द एनर्जी चार्ज चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज हो रही है, बस वो एनर्जी आपको बतानी है। तो एनर्जी कौन कौन सी चेंज हो रही है देखिए। तो यहाँ पर होगा आपकी जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और लाइट एनर्जी चेंज हो रही है हीट एनर्जी में। लाइट एनर्जी चेंज हो रही है हीट एनर्जी में, गर्म हो जाता है ना बल्ब बाद में। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, एक कोई फोर्स है जो 20 kg मास पर वर्क कर रहा है। वेलोसिटी बताइए उसकी, इनिशियल और फाइनल। तो वर्क डन बताना है, सिंपली हो जाएगा ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, सारी चीज़ लिख देंगे। फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है। तो मास कितना है, 20 kg, और इनिशियल और फाइनल कितनी है, ठीक है। चलो, इनिशियल हो जाएगी 5 और वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी v कितनी हो जाएगी, 2। अब आंसर निकालना है इनिशियल के लिए, फिर फाइनल के लिए निकालेंगे। तो इनिशियल के निकालेंगे हाफ mv², यहाँ निकालेंगे हाफ mv², जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखे थे। तो हाफ मास कितना है 20, u कितना है हमारा 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम हाफ इंटू में 20 मास है, एंड ये कितना है 2। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल फाइनल निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 250, यहाँ पे 40 जूल, ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्क डन बता देंगे, टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन इक्वल्स टू में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 40 माइनस 250 जूल। तो आंसर आ जाएगा आपका 40 माइनस 210 जूल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास ऑफ 10 kg एट अ पॉइंट ए। पॉइंट ए पे 10 kg मास है, अब दूसरे पॉइंट पे उसको मूव कराया है। तो इफ़ अ लाइनिंग जॉइन ए टू बी इज़ ऑरिजोनटल, तो जब हमने ए और बी लाइन को ज्वाइन किया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसका मास है 10, और जब उसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराया तो ये ऑरिजेंटल बना है। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो चलिए निकाल के देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5, mgh, फॉर्मूला लगेगा वही mgh। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बता दिया हमें, ऑरिजेंटल h बता दिया, ठीक है। तो वैल्यू तो हमें देनी है, तो क्या करेंगे, w इक्वल्स टू में mg h, हाइट बताई नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो आंसर वर्क डन भी 0 हो जाएगा, बस सिंपल। 6 क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। तो जब
कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वाला जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करता? नहीं करता। तो क्यों? तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है तो आप बता देंगे। What are the various energy transformation that occur when you riding a bicycle? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी एनर्जी किस किस फॉर्म में चेंज हो रही है वो बतानी है बस। तो जब आप अपनी बाइसिकल चलाना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, है ना, अपने पैरों से फोर्स लगाएंगे। तो उस वक्त क्या होगा, जब आप मस्कुलर फोर्स लगाएंगे अब आपकी बाइसिकल मूव करेगी तो वहाँ पे मूवमेंट जहाँ पे होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कौन कौन सी एनर्जी यूज़ होगी, कौन कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसकी वजह से आपकी साइकिल चली, और हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव? क्या होगा जब आपने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया या आपने अपनी एनर्जी यूज़ करी किसी बड़े से पत्थर को हिलाने में और वो मूव नहीं हुआ, तो वेयर इज़ द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग ऑन? तो हम आपकी जो एनर्जी थी वो गई कहाँ? तो आपने जब पत्थर को पुश किया, मस्कुलर एनर्जी लगाई वहाँ पर, तो हुआ क्या कि आपकी एनर्जी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। तो वो मस्कुलर एनर्जी हीट में चेंज हो गई, तो गई कहीं नहीं है, वो आपकी बॉडी में ही है, लेकिन आप टायर्ड फील हो गए जो उस वक्त। तो मस्कुलर एनर्जी इनटू में हीट। अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कुछ हाउस होल्ड ऐसे इक्विपमेंट्स है जो 250 यूनिट यूज़ कर रहे हैं एक महीने में। हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल? तो इस यूनिट को आपको जूल में बताना है, इस यूनिट को आपको जूल में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 1 यूनिट हमने देखा था इक्वल्स टू 1 किलो वर्क जूल था, ठीक है। अब 1 यूनिट की हमने जब सॉल्व किया था तो आंसर कितना लिखा, 3.6 इंटू में 10⁻⁶ जूल, ठीक है। इतना हमारा क्या निकल गई थी, यूनिट निकल गई थी। तो हमारी क्या है, 250 यूनिट है, तो 250 यूनिट इंटू में 3.6 इंटू में 10⁻⁶, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एन ऑब्जेक्ट जिसका मास है 40 kg इज रेज्ड एट हाइट, 5 मीटर उसको ऊपर उठा लिया गया है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से। तो h हमारा 5 दिया हुआ है, यहाँ पर मास दिया है 40 kg। वट इज द पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, और उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से गिरने देना है, तो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब वो हाफ पे पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, एंड जब वो नीचे हाफ पे आ जाएगा, वो बी वाला जो पॉइंट हमने देखा था वहाँ पर उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, चलो इसको एक बार। क्वेश्चन ईजी है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे mgh करके। तो मास 40 था, ग्रेविटी हमारी 10 और हाइट हमारी 5 दी हुई है, ठीक है। ये दिया हो ना, हाँ जी यही है। और हमने 10 क्यों लिया, किसको, हाफ क्या ग्रेविटी पे उसको गिरने दिया है ना, इस वजह से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40 10, हाँ ये आ जाएगा 2000 जूल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डिस्टेंस 5 दिया था, अब वो हाफ हमने नीचे गिरने दिया है, तो हाफ पहले डिस्टेंस हाफ निकालेंगे 5/2 करके, तो 2.5 इसकी मीटर हाइट आ जाएगी। तो अब दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। इस बार पोटेंशियल एनर्जी दूसरी लेनी है, यहीं पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा रह गया। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला लगाओ, 40 इंटू में 10 इंटू में 2.5 और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया था 2000, तो यहाँ पे हाफ आंसर आ जाएगा 10,000 जूल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2000 इक्वल्स टू में 1000 प्लस में काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी तो यूज़ हो गई है, वो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ पे पहुंच गया, ऊपर से नीचे गिरते गिरते मूव हो रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो उसको सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो इक्वल्स टू में 2000 माइनस 1000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सन के आसपास जो आपकी सैटेलाइट घूम रही है, तो उसके रिगार्डिंग में वर्क डन बताना है आपको। तो यहाँ पे वर्क डन बताएंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन देनी है। जब सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन होगा 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट के अराउंड वो घूमे जा रही एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 होगा, तो कुछ भी वर्क डन यहाँ पे होगा नहीं। तो आप इसको एक बार अपने दिमाग से सोच के देखिएगा, रीजन देने की कोशिश कीजिएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग यूनिटी, कि जहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है तो क्या वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अपने फ्रेंड्स से और टीचर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। चलिए, तो जो आपके इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हैं
जिसमें आपको रीजंस देने हैं वो आपको खुद करें, क्योंकि आपने वो चैप्टर पढ़ा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर इट्स हेड। 30 मिनट तक एक पर्सन ने एक बंडल उठाया हुआ अपने सर के ऊपर, अब वो थक गए हैं। तो हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, बस ये बताना है कि क्या उसने कुछ काम करा है या नहीं, तो अपने आंसर बता देना। तो हमने ये अपना एक एग्जांपल देख के पढ़ा है चैप्टर से। तो यहाँ पे आप बता देना कि वर्क डन होने के लिए 2 सिचुएशन चाहिए होती हैं, अगर एक भी सिचुएशन फॉलो नहीं होगी तो नहीं होगा वर्क डन। तो यहाँ पे वैसे वर्क डन होगा भी नहीं। अन इलेक्ट्रिक हीटर हीट कर रहा है इतनी वाट एनर्जी यूज़ करके, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर। तो 10 आवर में वो कितनी एनर्जी यूज़ करेगा, ये आपको सॉल्व करना है। 14 क्वेश्चन, ये होगा आपका 14 क्वेश्चन। पावर दी है हमारी 5000, सॉल्व करेंगे इसको। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, हमने जो पढ़ा था। एंड पावर कितनी दी हुई है हमें, वाट में दी है ना, 1500 वाट में। अब हम इसको यूनिट में चेंज करेंगे, तो यूनिट में चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू में 1.5। एंड टाइम कितना दिया हमें, 10। बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ पेंडुलम। तो पेंडुलम जब ऑस्किलेट करता है वहाँ पे कंजर्वेशन लॉ जो है आपका वो बताना है। वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम रेस्ट, कि आपका जो बॉब है वो रेस्ट में क्यों आएगा। व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी, उसके एनर्जी के साथ क्या होगा। इज इट वायलेशन ऑफ लॉ, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट करता है। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, गिव रीजन देंगे। एक ऑब्जेक्ट है m जिसका मास दिया है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट रेस्ट, तो कितना वर्क डन होगा रेस्ट में आने तक। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है। तो हमें मास m दिया था, वेलोसिटी v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mv²। बस काइनेटिक एनर्जी, बस ये सॉल्व करना था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 17 देखते हैं। वर्क बताना है आपको कितना होगा कार को स्टॉप करने में, 1500 किलो। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार, कितना वर्क होगा एक कार को रोकने के लिए। 1500 किलो की कार है, वेलोसिटी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 17। तो बॉडी का मास कितना है, 1500 किलो, ठीक है जी। और वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है जी। फिर नीचे वो 16 to 60 वाला कार्यक्रम चलेगा। तो सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ये आपका आंसर होगा मीटर सेकंड में। मीटर सेकंड में, ये सेकंड में चेंज किया ना यहाँ पर आर को, और यहाँ पे मीटर में चेंज किया था किलोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ होगा किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, मास एम होगा। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन बताइए, वेस्ट टू ईस्ट ये घूम रहा है। अच्छा जी, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है, ठीक है जी। तो ये भी गिव रीजन वाला है, इसको आप करेंगे खुद। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0, एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो सकता है इवन व्हेन सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। डू यू एग्री विद हर, क्या आप उसके साथ एग्री करते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा 0 हो सकता है। तो ये भी क्या है आपका गिव रीजन वाला, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। फाइंड द एनर्जी, एनर्जी आपको फाइंड करनी है किलोवाट आवर में कंज्यूम हो रही है 10 आवर। तो 4 डिवाइसेस हैं, 5 वाट ईच, 4 डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं एनर्जी को। तो सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 20, पावर इक्वल्स टू में टाइम दिया हुआ है। तो 500 वाट और 10 घंटे में, और 4 चीज़ें हैं। 500 वाट पहले 10 घंटे में कितने, 4 चीज़ें हैं। और वाट को हमने यूनिट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाट को जब हम 500 वाट था उसको यूनिट में तो 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको सॉल्व करना है, बस आपका यूनिट में फिर आंसर आ जाएगा। इतना ही करना और कुछ नहीं करना इसमें। लास्ट क्वेश्चन है। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है और गिर के वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ग्राउंड पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है,
तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये जितने भी गिव रीजन वाले क्वेश्चन हैं आप उनको आंसर कर पाएंगे। एंड अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। प्लेलिस्ट पे चैप्टर्स चेक करते रहिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।